इस बार एसएससी प्री में स्कोरिंग क्या रही है आपकी टेक नॉन टेक में? तो दोनों को करना जरूरी है। अगर वो इतना कर लिए तो फिर टेक्निकल में अच्छा मार्क्स आना तो एकदम श्योर है। मेंस की अगर हम तैयारी करते हैं तो कौन कौन से स्टडी मटेरियल हमें फॉलो करने चाहिए? तो मैंने सिविल की गोली का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। टिप्स नेम स्टडी मटेरियल ग्रुप में क्या 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 चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए प्री और मेंस दोनों मिलाकर? तो क्या क्या चीजें आप रिकमेंड करेंगे? एक दिन में मैं मान के चलता था कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो भी मुझे लगा कि अब कैसे होगा, मेरे से प्री ही नहीं निकल रहा है, मेंस कैसे होगा। कि आपके अंदर वो टैलेंट है और कोई भी बच्चा कर सकता है सर। कैसा भी पढ़ने में हो, कितना भी बेकार पढ़ने में हो, वो कर सकता है। बस उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो आप देखिए कि आप उसको कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ गलती हुआ था, क्योंकि आपके पास तो पेपर पहले से पड़ा हुआ है, आंसर सेट जब मंगाए थे आपके वीडियो को सर। जब मैं प्रिपरेशन फेज में आया था उसके लगभग 2 साल बाद में 2020 से मैं आपके वीडियो को देख रहा हूँ। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है, नहीं मिल रहा है एक स्टेबल कैरियर, घबराओ मत। अब सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। सिक्योर करो अपनी जॉब असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर बनकर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, पीएसयू जॉब हो या भी किसी की स्टेट की एई या जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी पीडब्ल्यू की तरफ से अशोका बैच लॉन्च हो चुका है जो 1499 में है, और एक अभय बैच भी लॉन्च हुआ है जो कि 999 में है। इसमें आपको 250 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी यूज कर सकते हैं EG250, जिससे आपको यही बैच आपको 1249 और 749 में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर 10 तारीख तक ही वैलिड रहने वाला है। अभय बैच जो है कंप्लीट एक प्रैक्टिस बैच रहने वाला है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। अशोका बैच जो रहेगा प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों क्वेश्चन बैंक आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाता है डिटेल डिस्कशन के साथ, वो भी लाइव लेक्चर, मॉक टेस्ट, स्टार डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन सब प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल हैं। ये बैचेस अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, मिल रहा है। 10 जुलाई तक ये वैलिड रहने वाला है। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं EG250, जिसमें आपको 250 रुपये का तुरंत डिस्काउंट अवेलेबल मिल जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है इसमें एसएससी टॉपर की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में ये हमारी 23rd वीडियो रहने वाली है। और आज हमारे मेहमान हैं पटना बिहार से गुलशन कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। गुलशन कुमार जी ने हाल ही में एसएससी जेई क्रैक करके बीआरओ डिपार्टमेंट को प्राप्त किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम आपसे थैंक जानना चाहेंगे थोड़ा आपका इंट्रो, आप कहाँ से हैं और थोड़ी सी डिटेल आपकी एजुकेशन की। हाँ, गुड इवनिंग सर। जैसे कि आपने बताया, मैं पटना बिहार से हूँ। फिर पटना में सर मैंने 10th और 12th क्लास पटना से ही पास किया। फिर उसके बाद आफ्टर 12th क्लास मैं कोचिन यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला में जाके बीटेक किया 2012 से 16। फिर 2016 में मैं पास आउट कर गया। 2016 में पास आउट करने के बाद फिर मैंने अ, अपना कोचिंग जो करना था, लेकिन कोचिंग में कर नहीं पाया ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस। फिर मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। मतलब पहले तो गेट गेट का ही सेल्फ स्टडी किया था। तो मेट जी का मैं मटेरियल मंगा लिया था, फोटो स्टेट वाला जो होता है। तो मैं सोचा कि गेट का कर लेता हूँ, लेकिन गेट में भी उतना कुछ हासिल नहीं हो पाया। 2 साल में वहाँ टाइम दिया, 2016 से 18। तो वो 50 नंबर मैक्सिमम आ पाया, तो उससे कुछ मिला नहीं। फिर एसएससी जेई का फिर मैं करने लगा सर। तो ये एसएससी कौन सा अटेम्प्ट है आपका? इस बार एसएससी प्री में स्कोरिंग क्या रही है आपकी टेक नॉन टेक में?
एसएससी प्री में इस बार स्कोरिंग थी सर, टोटल 130 नंबर थे, जिसमें टेक्निकल में 68 मार्क्स थे, और नॉन टेक में अगर बात करें तो रीजनिंग में 44 मार्क्स थे, और जो आपका जीके जीएस है उसमें 12 मार्क्स थे। अगर रिकमेंड करना चाहें बच्चों को, जो नए वाले बच्चे अभी आए हुए हैं, उनको अगर रिकमेंड करना चाहें प्री की तैयारी के लिए, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? प्री के लिए अगर टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल अगर करना है तो टेक्निकल के लिए सबसे पहले तो आपको पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जब आप बेसिक कर रहे होंगे या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप थ्योरी की क्लासेस कर रहे होंगे, तो बेसिक बुक्स को पहले उठा के करें। अगर जो स्टार्टिंग फेज में है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक बुक जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका आर एस खुरमी, खुरमी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता को करें। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद जब आप पूरा का पूरा सभी कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस करने के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है एई की, 22,000 23,000 क्वेश्चन की बुक आती है, दो दो उसके सेक्शंस हैं, तो दोनों को करना जरूरी है। अगर वो इतना कर लिए तो फिर टेक्निकल में अच्छा मार्क्स आना तो एकदम श्योर है। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए सर, रीजनिंग के लिए आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप ले लें। स्टैंडर्ड बुक को लेने के बाद वहाँ के जितने भी, जैसे कि सिलॉग के क्वेश्चन हो गए, ऑड वन आउट के क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, हर एक टॉपिक्स को अच्छा करना होना जरूरी है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से श्योर मार्क्स आ जाएंगे, तो वो सबको तो कंप्लीट करना है। जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं लग पाते एग्जाम में बैठे हुए, तो वो कर सकते हैं आपको। लेकिन मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे तरीके से करना जरूरी है कि ये क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन आता है वो तो श्योर बनेगा ही बनेगा। ये सभी क्वेश्चंस तो ऐसा 40 से ऊपर मार्क्स तो आना श्योर है, अगर इतना रोजाना लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें रीजनिंग में, आधा घंटा का भी टाइम दिए तो डेट इज इनफ। डेली हाफ एन आवर आपको रीजनिंग के लिए देना ही है। हाँ हाँ हाँ। ये तो हो गए प्री की बातें। मेंस की अगर हम तैयारी करते हैं तो कौन कौन से स्टडी मटेरियल में फॉलो करने चाहिए? मेंस के लिए सर सबसे बेस्ट बुक तो है आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू जो होता है मेंस का, वो आप आईएएस मास्टर वाला बुक मंगा लीजिए या फिर मेड जी वाला। दोनों में कुछ न कुछ तो आगे पीछे रहता है, तो कोई भी एक बुक मंगाएं और उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा याद होना चाहिए। क्योंकि मेंस में टाइम नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस को देख करके आप सॉल्यूशंस को सोचेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर आपको पीवाईक्यू कम से कम याद है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एसएससी जेई मेंस में 20 से 30%, यानी 30% क्वेश्चन तो पीवाईक्यू रहता है डायरेक्ट। यही सेम गलती मेरी 2020 में हुई थी। 2020 से मैं ये लर्न किया। 2020 का जो मेंस में जब लिखने गया था तो सब कुछ अच्छे से किया था, लेकिन पीवाईक्यू को मैं याद नहीं किया था। पीवाईक्यू बस एक बार कर लिया था, क्वेश्चन एक बार किया, फिर सोचा ये तो इजी क्वेश्चन है एग्जाम में बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम में गया और जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पीवाईक्यू आए, लेकिन एट ए टाइम एग्जाम में नहीं पता चला कि ये पीवाईक्यू है, क्योंकि मैं उसको याद नहीं किया था। अगर 5 बार भी मैं याद किए हुए रहता है ना, तो वहां पे जो जिस क्वेश्चन को बनाने में 10 मिनट लगता है वो मैं 6 मिनट के अंदर कर लेता। तो वो मैं नहीं किया था। लेकिन पीवाईक्यू अगर कोई बच्चा कर ले तो डेट इज एनफ। फिर उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, जो भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आते हैं वो मेंस के लिए वो ज्वाइन करे, और अपने टाइम को देखे मैं उस टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 2 घंटा का पेपर है तो 2 घंटे के अंदर कर रहा हूँ कि नहीं। आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? मैंने सर तो जब 2020 में था तब तो मैं 1-2 टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन किया था, लेकिन 2022 में तो मैंने सिविल की गोली का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। गोली बैच का जो था वो मैं ज्वाइन किया था। कितने नंबर्स आ रहे थे आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में और फुल लेंथ में अप्रोक्सीमेट? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में सर स्टार्टिंग में थोड़े कम आते थे। वही जैसे कि कभी 70 मार्क्स आ गया, 120 का होता था तो 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 तक भी आए। लेकिन जब ये फुल लेंथ टेस्ट जब हुआ आपका, तो उस टाइम मेरा जो मार्क्स आता था 300 में, वो मेरा 200 तक जाता था। 180 भी गया था मेरा एक बार, 190 भी गया था, 220 भी गया था।
तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से ऐसा कुछ मेरा मार्क्स रहता था। तो फाइनली एग्जाम्स में जो आया आपका, एसएससी में जो एग्जाम्स हुआ उसमें कितना नंबर आया? एसएससी में मेरा सर 197 मार्क्स आया। जैसा टेस्ट सीरीज में आता था उसी के जैसा आया। यानी कि जो कि टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड था गोली वालों का, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपका नंबर फाइनल में भी आया। हाँ हाँ, जैसा वहां आता था वैसा ही यहाँ आया। प्री में अगर आप फुल लेंथ देते थे तो कितना अप्रोक्सीमेट नंबर आता था आपका? प्री में मैं टेक्स्ट बुक में देता था सर, तो टेक्स्ट बुक में मेरी अप्रोक्स मार्क्स जो रहती थी वो जैसे कि कभी 115 आया, 115 से 125 130 तक गया। कभी 15 से कभी 105 भी आ जाता था। फाइनली कितना आया था? फाइनली मेरा 130 गया था सर। फाइनल 130 गया, उससे अच्छा गया। हाँ हाँ, ये अच्छा गया सर। एक्चुअली मेरे शिफ्ट में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, तो नॉर्मलाइजेशन अच्छे हुए थे। 123 नंबर मेरा था टोटल, तो 7 नंबर और बढ़े थे, 130 हो गया था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 7 नंबर बढ़ गया। अगर एज ए स्टूडेंट मैं पूछता हूँ कि आज की डेट में मुझे अगर तैयारी स्टार्ट करनी है, या मान के चलिए 2023 वाले जो बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, उन्हें अगर प्रॉपर कुछ टिप्स दें स्टडी मटेरियल ग्रुप में, क्या 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 चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए प्री और मेंस दोनों मिलाकर, तो क्या क्या चीजें आप रिकमेंड करेंगे? अभी जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का एक स्टडी मटेरियल मंगा लें। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आप जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे हैं, आप कोचिंग करें। कोचिंग करने के साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक को आप बनाएं। जैसे कि मैं बताया कि जो न्यू कमर हैं उनके लिए आरएस कुर्मिक सही रहेगा, क्योंकि आप स्टार्ट ही एक हाई लेवल बुक से करेंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ डिमोटिवेट हो जाए। तो स्टार्टिंग जो न्यू कमर है, जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूली, जो बीटेक कंप्लीट करके आए या डिप्लोमा कंप्लीट करके आए, तो ये तो मिनिमम करिए। ये करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप क्वेश्चन का लेवल जैसे ही बढ़ रहा है तो आप बुक में ढूंढेंगे। आप जो बेसिक बुक्स आप जो खरीदे किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, वहां आप ढूंढेंगे ये कॉन्सेप्ट दिया है कि नहीं, दिया है कि नहीं। तो आप जैसे ही देखेंगे ना, तो आप देखने से ये नहीं पता चलता कि ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी पता चलता है कि ये और पढ़ना है मुझे। तो धीरे धीरे और कितना पढ़ना है वो आपको पता चलेगा ये सभी करने के बाद। इसके लास्ट में आप जैसे ही सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और सभी शॉर्ट नोट्स और स्टडी मटेरियल आप बना लिए, पूरा हैंड रिटेन नोट्स बना लिए, इसके बाद आप यूथ एई का जो दोनों बुक होता है 23,000 वाला, वो बुक कर दें। उसमें सफिशियंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि पीवाईक्यू में क्या करना है, प्रीवियस ईयर के अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन में क्या आते हैं। तो ये पता चलेगा आपको हाई लेवल, और पता चलेगा कितना और एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको बुक से पता चलेगा। और मेंस के लिए? मेंस के लिए सर मैं तो यही कहूंगा कि जैसे ही आपको पता चले कि आपका प्री हो गया, तो आपको तो वहां पे 2 महीने का टाइम मिलता है, बट 2 महीने और 3 महीने का टाइम भी बहुत है। अगर आप जब पता चला उसी दिन आप ये एसएससी जेई का आप बुक पहले से मंगा के रखें, पीवाईक्यू जो आईएएस मास्टर का होता है, वहां से आप बस ये देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। जो जो हो रहे हैं आप उसको एक टाइम बाउंड के अंदर आप उसको रखें कि आप ये क्वेश्चंस को एकदम याद करना ही करना है। क्योंकि दिस इज माय पर्सनल सजेशन, एसएससी जेई का पीवाईक्यू का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो याद होने चाहिए। ऐसे ये याद होने से ना आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है, क्योंकि जितने भी टेस्ट सीरीज देंगे वहां पे भी वो सेम क्वेश्चन डिट्टो रहता है। 2020 में सेम डिट्टो क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन था, यानी मान के चलें कि लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन डिट्टो था, डाटा भी चेंज नहीं था। अगर आपको आंसर भी याद है तो आप डायरेक्ट करके आएंगे। ये मेरी गलती थी। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं पीवाईक्यू जरूर लगाएं, 3 से 4 बार 5 बार जितने हो सके आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और सर की तरह आप लोग प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। प्री के लिए टेक्स्ट बुक और मेंस के लिए सिविल की गोली, तो अप्रोक्सीमेट उतने ही मार्क्स आपको आएंगे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड एज पर एग्जाम होता है। काफी लंबा स्ट्रगल रहा आपका, तो इस बीच में कैसे आपने डिफेंस किया खुद को एग्जाम्स के लिए, तैयारी के दौरान बने रहने के लिए क्या किया आपने? सर 2016 में पास आउट करने के बाद तो 2018 में मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, और उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो मैं एक जॉब ज्वाइन कर लिया था। मैं टीचिंग की जॉब ज्वाइन किया था। तो जॉब के साथ भी करना वहां पे थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल लग रहा था मुझे,
क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में आप 10 बजे सुबह से आप 6-7 बजे 8 बजे तक आप पढ़ा रहे हैं, मतलब कि आप ऑफिस में हैं, और उसके बाद आकर के आपको 3 से 4 घंटा टाइम घर पे भी देना है, तो ये मुश्किल था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे लगा तो ये प्राइवेट जॉब इज नॉट गुड, तो प्राइवेट जॉब से हटने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा है तो भी मैं 2 घंटा टाइम देता था। लेकिन अगर मेरी जॉब नहीं होती तो हो सकता था पहले हो जाता, लेकिन जॉब के साथ में टाइम देता था। पहले 2 घंटा टाइम देता था, 1 घंटा टाइम देता था। इसके बीच में बहुत सारे एग्जाम्स भी में बहुत सारा फेलियर मुझे देखने को मिला। बीपीएससी एई का जो एग्जाम था वो हो गया, आरआरबी जेई का एग्जाम था सर, इसमें भी फेलियर देखने को मिला। लेकिन साथ में जॉब थी तो फिर वही सोच रहा था कि करना तो है ही, ये प्राइवेट जॉब से हटना है। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते एक बार ऐसा लगता था कि कमर पूरा दर्द दे रहा है आगे से पीछे तक, और उसके साथ साथ बैठ करके पढ़ना और कंसंट्रेशन बनाए रखना, तो ये चीज था। तो एक ये अंदर से मोटिवेशन था कि करना है, तो इसी कारण मैं धीरे धीरे करते रह गया। रिवीजन करने के लिए क्या स्टडी आप यूज करते थे, कैसे रिवाइज करते थे सब्जेक्ट को? रिवीजन के लिए सर, जैसे कि ये सभी बुक्स कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि यूथ एई की भी अगर मैं बुक देखूं, टेक्निकल की बात करूं, तो यूथ एई में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स की भी बात करूंगा तो लगभग 1,500 क्वेश्चन होंगे। तो मैं स्टार्ट करता था कि अब मैं एक बार तो बना लिया हूं, तो मैं दोबारा क्या करता था कि सॉइल मैकेनिक्स का 50 से 100 क्वेश्चन एक दिन में करना है। आधा घंटा टाइम लगेगा या फिर 40 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन को बस एक बार गो थ्रो कर लेना है। गो थ्रो करने से ये रहता है कि याद हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा था सॉइल मैकेनिक्स का, उसके साथ पैरेलल में चलाता था इरिगेशन का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का करना, तो 150 क्वेश्चन एक दिन में मैं मान के चलता था कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही है, कुछ भी हो जाए। और 2 घंटा टाइम ले लिया मैं, या फिर 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम, 2 घंटा इनफ था। अगर मैं 1 घंटा के अंदर 100 क्वेश्चन कर लिया सॉइल मैकेनिक्स का, हाफ एन आवर के अंदर इरिगेशन का क्वेश्चन कर लिया, तो ऐसे में पैरेलल अपना रूटीन बनाए हुए था कि इसको ऐसे करके करना है। बाकी रीजनिंग का मैंने बताया कि रोजाना 10 से 20-25 क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये आइडिया रहता था कि रीजनिंग भूलेंगे नहीं, तो ये रहता था सर। बाकी नॉन टेक में तो बुक्स बुक्स वो इतना ज्यादा वास्ट है कि वो कर नहीं पाएगा आदमी अगर बैठेगा तो। बहुत ज्यादा है नॉन टेक, अगर जीके की बात करें तो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, ये तो सभी बताते हैं क्या करना चाहिए। आप ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए जेई के एग्जाम के दौरान तैयारी कर रहे हैं, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए कि जिसमें टाइम वेस्ट होगा और आउटपुट बहुत कम आता है उन चीजों का, तो क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? नहीं करने में अगर मैं बात करूं तो सर, जैसे कि कुछ बच्चे थ्योरी लेकर के बैठ जाते हैं और उसी में टाइम दे रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि ज्यादा थ्योरी में ना जाएं, क्योंकि एसएससी जेई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये एएससी लेवल का क्वेश्चंस ऐसा पूछ देगा या फिर कुछ ऐसा। इट इज जस्ट बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम के अंदर करना है। 2 घंटे के अंदर आपको लगभग 200 क्वेश्चन कर लेना है। तो ये टाइम के अंदर करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्यादा ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब कोई भी आप ये स्टडी मटेरियल लिए उसी में बैठे हुए हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे कि कोई बच्चा फ्रेशर है तो वो टाइम दे सकता है, जो स्टार्ट किया है वो टाइम दे, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा टाइम दे, वो स्टार्ट किया है। लेकिन जो सब कुछ कंप्लीट किए हुए फिर से वो दोबारा थ्योरी वाले टाइम में ही 3-4 घंटा टाइम दे रहा है, तो वो उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो ये बोरिंग चीज को हटाने के लिए आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा करो। आप देखो कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं, होने का रीजन क्या है। यानी कि आप पूरा खुद सेल्फ एनालिसिस ज्यादा करिए, थ्योरी पे फोकस ना करके जो क्वेश्चन बिल्कुल। लगा रहे हैं उसको एनालिसिस ज्यादा करिए, पता करिए कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ना कि किसी एक टॉपिक पे आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जेई जी एग्जाम नॉर्मली निकाला जा सकता है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं बता दूं 100 क्वेश्चन आते हैं, सभी लोग 100 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होता है। अभी पीजीसीएल का 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया, 40% मिट गए, 60 नंबर उसके आए हैं 120 में से, 40-50% पे हो जा रहा है, तो बच्चे उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो जबकि 5 ही सीट थी, जबकि मेरिट जानी चाहिए लगभग 70-75-80 नंबर तक मेरिट जाती तो समझ में भी आता। तो आप लोगों को टोटल कवर अप पे रखना है कि क्या चीजें रहनी चाहिए, क्या चीज नहीं रहनी चाहिए, वो गो थ्रू रहनी चाहिए।
अपडेटेड चीज, और टेस्ट सीरीज लगातार देते रहिए। टेक्स्ट बुक है प्री के लिए, उसके बाद मेंस के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, वहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा। एक डिमोटिवेशन आता है तैयारी के समय, और फाइनेंशियल कंडीशन ना सही हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि मेजर स्टूडेंट के साथ होता है। उस समय खुद को सेल्फ मोटिवेशन कैसे आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखा कि ये नहीं करना ही करना है, तो उसके लिए क्या था? तो बच्चे सेल्फ मोटिवेशन में नहीं जा पाते, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा सर। इसको जनरली मैं भी अपने लाइफ में, जैसे ये 4 साल का प्रिपरेशन था, 4 या 5 साल का जो भी था, तो इस फेज में मैं भी बहुत बार देखा। एक्चुअली क्या है कि जब मैं एसएससी का एग्जाम स्टार्टिंग में दिया था, उस टाइम भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, ऐसे कुछ 70 मार्क्स थे ओवरऑल। तो वो मैं ओवरऑल प्रिपरेशन करके नहीं, बस ऐसे ही दे दिया था। फिर उसके बाद 90 मार्क्स आए। तो एक्चुअली मुझे ये लगता था ना कि जैसे कि हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि मुझे करना ही है, क्योंकि ये जो प्राइवेट जॉब है, ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है। वो आदमी ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा इसको। तो एक वो मोटिवेशन था मेरे अंदर कि ये प्राइवेट जॉब को लेकर के बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा नहीं करेगा ये। तो एक लगता था कि जॉब के साथ भी उसको प्रिपेयर करना, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा वो भी होता था कि टाइम कम मिल रहा है, लेकिन करना है ऐसा लगता था। एक टाइम तो निकलेगा, जैसे कि 70 मार्क्स मेरे आए थे, तो फिर 95 मार्क्स आए थे। तो भी मुझे लगा कि अब कैसे होगा, मेरे से प्री ही नहीं निकल रहा है, मेंस कैसे होगा। फिर मुझे लगा नहीं, मैं अपना बेस्ट नहीं दिया उस टाइम। मैं सिर्फ आर एस खुरमी और गुप्ता एंड गुप्ता किया था, और बहुत सारे बुक्स मैं नहीं किया था। तो उस टाइम 97 मार्क्स ही आए थे। फिर उसके बाद यूथ एई का बुक मैं किया। फिर लगा कि और एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज को पढ़ने के लिए आप 100% दोगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप श्योर करोगे ही करोगे ही करोगे। तो ये चीज मैंने किया था। फिर उसके बाद मैं यूथ एई का बुक बनाया। मैं सोचा और एक्स्ट्रा कहाँ से करूं, क्योंकि एक्स्ट्रा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में लोग बैठे हुए हैं, बच्चे सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप कितना एक्स्ट्रा कर रहे हो, आप अपने आप को कितना निखार रहे हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो सबके पास पते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएंगे। तो वो चीज करना जरूरी है सर। तो इसी कारण मोटिवेशन रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको आदमी अगर डिमोटिवेट हो जा रहा है तो, हाँ मैं भी डिमोटिवेट होता था कि आज मेरा रिजल्ट नहीं हुआ प्री में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मेंस तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि प्री ही नहीं निकला है। तो ये चीज था। लेकिन हाँ हाँ, कि मुझे लगता था कि प्री एक दिन ना एक दिन तो निकालूंगा मैं, ये तो श्योर है, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, तो कोई भी रोक नहीं सकता। एक तो करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, अपने अंदर वो मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो टैलेंट है, और कोई भी बच्चा कर सकता है सर, कैसा भी पढ़ने में हो, कितना भी बेकार पढ़ने में हो, वो कर सकता है। बस उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। डिमोटिवेशन 10 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, आधे घंटे, एक दिन का रहेगा, 2 दिन का रहेगा, लेकिन फिर से रिबाउंस बैक करना है, वो चीज है। चलिए, अब जो बच्चे डिमोटिवेट हुए होंगे बाउंस बैक तो हो जाएंगे आपको देख करके, हाँ हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। अगर आपने कह दिया है तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे नए वाले बच्चों को कि किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें जो आगे के लिए बेटर रहेगा? नए वाले बच्चों के लिए मैं यही बताना चाहूंगा सर कि आप, जैसे कि आप अगर प्रीवियस एसएससी जेई का अगर आप दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो एग्जाम में बस देखें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है आपको टेक्निकल में 50 मार्क्स ही आए हैं, किसी का 45 मार्क्स ही आया हो। तो आप देखिए कि आप उसको कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ गलती हुआ था, क्योंकि आपके पास तो पेपर पहले से पड़ा हुआ है, आंसर शीट जब मंगाए थे तो आप देखिए कि ये मेरे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज सम सब्जेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज सॉइल मैकेनिक्स हो गए, बीएमसी हो गए, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये आपका मार्क्स बढ़ाएगा। तो ये सभी को एनालाइज करें कि कौन से में वीक हैं आप। जीके जीएस में क्यों नहीं मार्क्स आ रहा है, तो उसको एनालाइज करें। रीजनिंग में तो 40 से ऊपर आना ही चाहिए, 40 से क्यों कम आया। तो और रोजाना कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा सर, रीजनिंग में अगर किसी का कम मार्क्स आ रहा है, तो रोजाना लगभग 15 से 20 क्वेश्चन भी बनाए, आधा घंटा का प्रैक्टिस करे ना, बैठ करके बस बना ले क्वेश्चन, बैठ जाए, रोजाना करे। लेकिन लेकिन ये चीज कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आज मैं 100 क्वेश्चन कर लिया और 6 दिन तक रीजनिंग को टच ही नहीं किया। तो दैट इज नॉट कंटिन्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। बाकी जिसका जिसका वो कम मार्क्स आ रहा है, वो रोजाना भी जैसे टेक्निकल का प्रैक्टिस कर सकता है, 100 से
100 से 150 क्वेश्चन भी बनाए ना तो ये एनफ है। 2 घंटा का टाइम लगेगा 150 क्वेश्चन बनाने में। आप हमारी वीडियो को कब से फॉलो कर रहे हैं? आपके वीडियो को सर जब मैं प्रिपरेशन फेज में आया था उसके लगभग 2 साल बाद, 2020 से मैं आपके वीडियो को देख रहा हूँ। सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन सा लगा था आपको? सबसे अच्छा इंटरव्यू एक ईएससी क्वालिफाइड थे कोई, उनका नाम मुझे याद नहीं है सर, उनका इंटरव्यू मुझे लगा था 2 साल पहले आपने डाला था। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। बहुत अच्छी चीजें आपने क्लियर की, कुछ यूनिक चीजें आपने बताई हैं जो बच्चे फॉलो करेंगे, जैसे डिमोटिवेशन का हो गया और एग्जाम्स को लेकर जो चिंता रहते हैं उनको, वो सारी चीजें। गुलशन जी बहुत अच्छा लगा, वो क्लीन एंड क्लियर इंटरव्यू, एकदम शांत माहौल वाला इंटरव्यू रहा। आपने बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें भी क्लियर की, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज क्या फॉलो करनी चाहिए। बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जो भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचे, जो सर ने बताया बस उसी को फॉलो कर लो, लगातार लगे रहो, सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको आगे के जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। बीआरओ डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा और पहाड़ों वाला डिपार्टमेंट है, एंजॉय करिए, थैंक यू लाइफ का बहुत मजा आता है वहां पे। ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। थैंक यू।